किताबें पढ़ते हैं, कभी फिल्मों के जरिए देखते हैं कि उनको किस तरह की यातनाएं दी गई हैं। महानंद मिश्रा को उगलेनगंज चौकी बलिया शहर में बीचों बीच में है, चौक में। उगलेन चौकी का पुलिस का दरोगा था, मोहम्मदन था वो। और उसने महानंद मिश्रा को पकड़ करके ले आया और बर्फ की सिल्ली पर जब सब गिरफ्तारियां होने लगी, सबको सजाएं मिलने लगी, बर्फ की सिल्ली पर लटा के डंडों से मारता था, पेट के बल लटा के, पीठ के बल लटा के, दोनों साइड से मारता था। उनके नाखून में पीन घुसड़ देता था, मुंह में पेशाब करवाता था सिपाहियों से। बंग भद्र बम्बई पंजाब सर्वदा संग है, आज सारे देश में दृढ़ एकता का रंग है। मुक्त देश समेत होकर सादरम सब मिलकर बोले प्रेम से, अब क्यों न वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं द हो हल्ला। हम सब जानते हैं कि हम आजादी का पर्व मना रहे हैं और हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने भी अपने घर तिरंगा फहराया होगा। लेकिन उससे पहले क्या हम अपने देश को आजाद करने वाले उन शहीदों, उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं? चलिए उससे पहले एक आपसे सवाल पूछते हैं। मेरे पास एक तस्वीर है और हम चाहेंगे कि आप इस तस्वीर में जो शख्स है उसको पहचाने और आप बताएं कि जो तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है वो कौन है। मुझे उम्मीद है कि 100% लोग इस तस्वीर को पहचानेंगे और वो ये बता सकते हैं कि इस तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है उसका आजादी की लड़ाई में कितना और क्या योगदान रहा। चलिए रुकिए, अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। अब जरा आप बताइए कि इस तस्वीर में जो आपको 3 यहाँ पर शख्स दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? मुझे उम्मीद है 1% लोग भी इस बात को नहीं बता पाएंगे कि इस तस्वीर में दिखने वाले ये 3 शख्स कौन हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये वो है जो उस पहली तस्वीर से ज्यादा मायने रखते हैं, जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी जिस समय देश आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस तस्वीर में दिखाई देने वाले तीनों शख्स, जिसमें एक विश्वनाथ चौबे जी हैं, एक पारसनाथ मिश्रा जी हैं और एक ब्रजकिशोर सिंह जी हैं। ये तस्वीर उन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों की है। अब जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों की, तो शायद हमारे जहन में इतना आता होगा कि वो शख्स रहे होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया होगा, आंदोलन में हिस्सा लिया होगा। लेकिन क्या उन्होंने कितनी यातनाएं सही अंग्रेजों की, किस संघर्ष के दौर से गुजरे, क्या वो समय रहा होगा, वो तमाम चीजें वही जानते होंगे जो उनके या तो परिवार के होंगे या उनके मित्र होंगे। लेकिन आज इस आजादी के मौके पर हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही परिवार से और तमाम किस्सों और कहानियों के साथ। ये कहानियां काल्पनिक नहीं है, ये कहानियां राजा रानी की नहीं है, ये कहानियां हैं देश की आजादी की, जिसको जानना हमें, आपको और हमारी जो जेन जी पीढ़ी, अल्फा पीढ़ी है, इनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जब जेन जी बात करता है कि उसे फ्रीडम चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम को जो आज वो मांग रहा है, उस फ्रीडम के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, क्या वो इन्हें जानते हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बिस्मिल्ला, क्या इनके अलावा आप कोई 5वां नाम जानते हैं? तो शायद उनका जवाब ना ही होगा। तो देर नहीं करते हैं और बात करते हैं। आज हम ऐसे परिवार में आए हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि महान स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ जी का परिवार है। इस परिवार में सिर्फ एक ही नाम नहीं है विश्वनाथ चौबे, यही नाम नहीं है, एक और नाम जुड़ा है इस परिवार से। वो नाम है पारसनाथ मिश्रा जी का। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इसी परिवार से जुड़े थे। तो हम देर नहीं करेंगे, उनके परिवार से जुड़ते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं विश्वनाथ जी के बेटे और बहू। बेटे हैं अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि आज आपने हमें मौका दिया। और चूंकि हमें लगता है कि किस्से बहुत हैं, अभी हम लोग आप बात भी कर रहे थे हमारे इस पॉडकास्ट से पहले भी, तो आपने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए, तो मुझे लगा कि वो किस्से सिर्फ हम तक क्यों रहे, हमारे जरिए अगर
बाकी लोग भी ये सुने तो अच्छा लगेगा। तो सर शुरू करें? शुरू करिए। चलिए, तो एक सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे, ये कहा जाता है कि जिस परिवार में स्वतंत्रता सेनानी ये लोग रहे हैं, उस परिवार की एक एक ईंट, एक एक दीवार आजादी के किस्से को बयां करती है। आप अपना बताइए कोई एक किस्सा जो आपने अपने बचपन में सबसे पहला सुना हो, अपने पिताजी से और अपने मामा जी से। बचपन में ही सुना है, जब फादर हमारे 1942 में जब फरार हुए तो इनकी माँ बहरी हो चुकी थी। अच्छा। सुनाई नहीं दे रहा था। तो किसी ने गांव में कहा कि भाई आज पुलिस वाले आए हैं और आपके घर पे घर को फूंकने आए हैं। अच्छा। पुलिस वाले। तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ पता नहीं, हमारा बेटा कहाँ है, हम तो घर में है, फूंकना उसी को फूंक दो। तो गांव के लोग आए कहे कि भाई ये घर इनका नहीं है, ये घर इनके पटीदार का है। ये जो पीछे झोपड़ी पड़ी हुई है, झूठ बोले वो लोगों ने कि जो पीछे झोपड़ी पड़ी है ये उन्हीं का, उसी में रहती है, उनकी माँ भी उधर रहती है एक छोटे से कमरे में। तो आप चाहे तो उनकी माँ को हटा दीजिए, उसको फूंक दीजिए, झोपड़ी उन्हीं की है, बाकी ये सब इनके खानदान वालों का है, उसमें अच्छा। अकेला उनका नहीं। वो सब फूंक के चले गए। इससे ये हुआ कि वो खानदानी जो बंगला मेरा था, जो 35 खम्भों का था, 12 खम्भे बाहर थे, 6 खम्भे अंदर थे, उसके बाद बरामदा था लकड़ी के सब बने हुए, वो बच गया। उसका इतिहास ये रहा कि जब भी कोई अधिकारी आता था, बलिया का कोई डीएम आया, एसपी आए हमारे यहाँ फादर से मिलने, तो उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि साहब कैसे तो बंगला हमने कभी देखा ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं, बहुत इर्द गिर्द कहीं देखते हैं इस तरह की नक्काशी लकड़ी के ऊपर। वो बंगला अब जाके गिरा है। तो उस जमाने में कहा, फादर ने कहा कि हमारी माँ को उसी बीच में डेथ हो गई। घर फूकने के बाद डेथ हो गई। ये थे वहाँ पे, फरार थे। अच्छा। तो इनको खबर कहीं से पहुँचाई गई कि भाई आपकी माँ नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो होना था तो हो गया, अब हम क्या करें, हम तो फरारी में हैं, हम तो जेल में जाने की स्थिति में हैं, इस समय हम बाहर हैं, तो आप लोग जो चाहो कर दो, जितना कर पाओ कर दो। तो उन लोगों ने ले जाके उनका दाह संस्कार करा दिया। ये हमारे घर की दर्दनाक कहानी। तो सर जैसे कि हम लोग को जानकारी मिली है कि आपके मामा जी जो हैं, श्री पारसनाथ, जो मामा जी थे आपके पारसनाथ मिश्रा जी, वो भी बलिया से थे, और आपके पिताजी विश्वनाथ चौबे जी वो भी बलिया से थे। बलिया का जब जब नाम आता है तो बलिया के आगे लगा होता है बागी बलिया। तो क्या वाकई में बलिया बागी रहा है? हाँ रहा है, ये बागी बलिया रहा है 1908 से। अच्छा। जब ये मांडले जेल, जब लोकमान्य तिलक मांडले जेल गए, उसके बाद जो विद्रोह हुआ बलिया में विद्रोह शुरू हुआ 1908 में। अच्छा। और उसके जो हमारे यहाँ के मुख्य लोग थे, हम याद तो नहीं, मैं थोड़ा आपके अनुमति हो तो मैं इससे देख के बोल दूं। तो उसमें थे डॉक्टर ठाकुर जगन्नाथ सिंह और श्री नंद किशोर चौबे, मुक्तेश्वर मिश्रा, भुवनेश्वर मिश्रा, हृदयानंद तिवारी, केदार उपाध्याय, शिवदत्त तिवारी उस जमाने में थे। और इन लोगों ने क्रांति का बीड़ा लिया बलिया का। और उस समय का नारा था, जगन्नाथ सिंह जब जेल गए तो उस समय का नारा था 1908 की बात है। 1908 बंग भद्र बम्बई पंजाब सर्वदा संग है, आज सारे देश में दृढ़ एकता का रंग है, मुक्त देश समेत होकर सादरम सब मिलकर बोले प्रेम से, अब क्यों न बंदे मातरम। वाह। अब सर देखिए, ये एक नारा दिया गया है जिसमें विरोध भी है और संस्कार सभ्यता भी है, लेकिन जो आज के नारे हैं वो बिल्कुल उलट हैं, इससे बिल्कुल अलग हैं। ये मानते हैं? जी हाँ, है, ये उलट तो है ही है। यहाँ तो केवल अब वैमनस्यता है, उनको गाली देना है, क्रांति का मतलब ही बदल दिया। उन लोगों ने कभी भी इस तरह के दुर्व्यवहार किसी से नहीं किया। जब 42 का आंदोलन भी हुआ तब भी इन लोगों को कहा गया था, इन लोगों उस समय का भी एक वहाँ था, उसका भी एक जिक्र है। अच्छा। इस हमारे यहाँ इतिहास में कहा गया कि रक्त रंजित क्रांति होगी। अच्छा। इसको नारा दिया गया 42 में, जब बलिया में आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया कि रक्त रंजित क्रांति। और ये दुनिया का पहली क्रांति थी जो रक्त रंजित हुई बलिया, दुनिया की। हर जगह कत्लेआम हुए, हर जगह गोलियां चली, हमारे गोली नहीं चली। मतलब कोई खून खराबा नहीं, कुछ नहीं। खून अगर खराबा हुआ भी तो पुलिस की गोलियों से हुआ। पुलिस के लोग गोली से मारे गए। यहाँ के क्रांतिकारियों ने कोई भी नुकसान कुछ नहीं, केवल कहा कि आप लोग अपना थाना छोड़ दीजिए, हथियार रख दीजिए, थानेदार से कहा
तहसीलदार से कहा अपने अपना ऑफिस छोड़ दीजिए, डीएम से कहा अपना दफ्तर छोड़ दीजिए। उन लोग दफ्तर छोड़ दिए, इन लोगों ने जाकर कब्जा कर लिया, तहसीलों को फूंक दिया, थाने को फूंक दिया, जब निकल गए सब तो फूंक दिया, उसमें कोई मरा नहीं, हथियार नुकसान हुआ, थाना फूंक गया, गोदाम लूट लिया, गोदाम का ढेर हटा दिया गया, गोदाम को गांव वाले उठा ले गए, सब अनाज लूट लिए। ये कहा गया था कि अंग्रेजों को पंगु बना देना है, उनकी व्यवस्था को पंगु बना देना है कि ये यहाँ से जाएं, रक्त रंजित करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे, फिर दूसरा किस्सा कहानी बन जाएगी, फिर ये क्रांति नहीं रह जाएगी। क्रांति का मतलब यही है कि हम रक्त रंजित क्रांति करेंगे, और ये दुनिया की पहली क्रांति थी रक्त रंजित, जो 1942 में 3 जगह हुई, सतारा में, मिदनापुर में और बलिया। एक आदमी को क्रांतिकारियों ने नहीं मारा। अच्छा सर, जैसे जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात होती है, उनके परिवार वालों की हम लोग बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनके पुत्र हैं, तो आपके जहन में हर वो कहानी याद होगी जो आपने बचपन से सुनी है। साथ रहे आपने अपने बेटे को बताई होगी, अपनी बेटियों को बताई होगी, अपने पोतों को। ऐसी कोई निशानी आपके पास ऐसी मौजूद है कि आपके जाने के बाद भी उन सेनानियों की यादें इस घर में बनी रहे? ऐसी कुछ यादें, कुछ मोमेंटो उनका, कुछ तस्वीरें ऐसी कुछ है आपके पास? अब तस्वीरों में क्या, उस जमाने में तो फोटोग्राफी होती ही नहीं थी, सब जेल यात्री थे। अब ये जो ताम्रपत्र जो सरकार से मिला है वो है। अच्छा, ये ताम्रपत्र आपके सामने है, इसको दिखा देते हैं। अच्छा, ये एक घड़ी दी गई है, ये वो घड़ी है। हाँ, ये वो घड़ी है। हाँ, इसी तरह से एक और जो मिला था इन लोगों को, वो तो हमारे गांव पे होगा, यहाँ नहीं है इस समय। अच्छा। और ये भी तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने 72 में सोचा, क्योंकि इंदिरा गांधी जेल यात्री थी, वो आजादी के इतने साल बाद। हाँ, जेल यात्री थी, जब उनको नहीं, अब सरकारें में आई है 1969-70 में, तो गवर्नमेंट में आई। 72 में उनको याद आया कि सेनानियों के लिए कुछ करना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए किया, कुछ हम करते हैं। उन्होंने पहली बार इलाहाबाद में 1972 में एक सम्मेलन बुलवाया सेनानियों का, और कहा कि देश भर के सेनानियों को पेंशन दी जाएगी, उनको खाने के लिए 2 किलो का चूल्हा दिया जाएगा, और एक पेट्रोमैक्स चूल्हा था वो, उसमें बना था बर्नल, उसमें जला के, और एक ये घड़ी चलने वाली, ये 3 चीजें दी गई थी, 1 साल दिया गया था। 72 में 75 रुपया पेंशन स्वीकृत की गई थी, 75 रुपया। लोगों को एक राहत मिला, एक सहायता भी सरकार से कि उनका कुछ रोजी जीवन यापन का काम चल जाए सेनानियों के लिए। ये सोची गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट सोची, किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, मैम से भी थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि जैसे कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस समय में तो पहले ही परिवार सबसे अहम होता था, किस परिवार में जा रही, किस खानदान में जा रही। तो जब आपको ये पता चला कि हम उस परिवार में जा रहे हैं जहाँ एक नहीं 2 स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, तो क्या मन में कुछ एक अच्छा लगा था, क्यूरियोसिटी थी आपके? वो तो थी, बहुत उत्सुकता थी उस समय के, अब बहुत सम्मान था। हाँ। जो देश के लिए जो अपना बलिदान दिया, समय दिया, तो वो तो था ही। अच्छा, आप भी जिस जगह से जुड़ी हैं वो भी क्रांतिकारियों की जगह है, थोड़ा बताइए उसके बारे में भी। तो चित्तू पांडे के नाम से तो सभी लोग जानते हैं, वो 1857 के ही मंगल पांडे जी। हाँ जी। अच्छा, मंगल पांडे जी आप ही के गांव के थे? हाँ। तो किससे कहानियां उनकी सुनी है आपने? अब उस समय इतना नहीं था प्रचार प्रसार में। हाँ। जब इतिहास पढ़े तो उसमें पता चला कि अरे तो मेरे ही गांव के थे। हाँ। तो अच्छा सर, ये बात मानते हैं, जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रचार प्रसार नहीं था, ये बात आज भी लागू होती है, क्योंकि अभी जैसे मैंने जब अपना ओपनिंग भी की थी तो ये बात बोली थी कि कुछ 2-4 नाम ऐसे हैं स्वतंत्रता सेनानियों के और क्रांतिकारियों के जिनका जिक्र हर किताबों में, हर इतिहास में, हर बच्चों की जुबान पे। आप स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी देखिए तो बच्चे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बिस्मिल्लाह खान, ये सब बन के आते हैं। लेकिन क्या कोई विश्वनाथ चौबे जी बनकर आता है, या क्या कोई पारसनाथ मिश्रा जी बनकर आता है? भूल गए हैं क्या? कारण है, भूले नहीं है, कारण है। इतने सारे सेनानी हैं, लाखों की संख्या में सेनानी है पूरे देश में है। जिले में जहाँ जो मेन जहाँ जो क्रांतियाँ हुई 3 जिलों में, यहाँ तो थे ही थे। इतने लोगों को इतिहास के पन्नों पे जगह देना नामुमकिन था। एक बात हो सकती थी, जो आपकी भावना हम समझ रहे हैं, कि सरकार अगर ये चाहती, सरकार अगर ये चाहे, और आज भी मेरी मांग है सरकार से, हम लोग सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, हमको कोई पेंशन चाहिए सरकार से आज भी मेरी मांग है। अगर हो सकेगा तो इसको कहीं अपने माध्यम से
इसको भिजवाइए गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कुछ न करे, केवल हर जिले में, हमारे जिले में खास तौर से, जो 3 जिले खास तौर से जो हम बताए हिंदुस्तान के, इन जिलों के जो शहीद हुए लोग हैं, जो जेल यात्री हैं, उन सब के रिकॉर्ड जिलों में है, सूचना विभाग के दफ्तर में है, किताब छपी हुई है उसके ऊपर, सूचना विभाग की, सरकार को सब मालूम है। उन जिलों में पब्लिक प्लेस पे इन लोगों की मूर्तियां, तस्वीरें लगवा दें, मूर्तियां लगवा दें, और ब्लॉक लेवल के एक अधिकारी को डिप्यूट कर दें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को उस गांव में जाओ और सभी लोगों को बुलाओ, और बुला करके उन लोगों के बीच में सेनानियों के बारे में बताओ, और सब लोग वहाँ अपने विचार रखें, तब सेनानियों का मान और सम्मान होता है। हो क्या रहा है आजकल? आजकल हो इसके उल्टा हो रहा है। हमारे बाप हैं, हमारे बाप मंत्री हैं, हमारे बाप अधिकारी हैं, हमारे बाप सेनानी हैं, तो अपनी मूर्ति हम ही बनवाने। अब तो जिंदा लोग मूर्ति बनवाने लगे। सही बात है। तो अब हमारे फादर से एक साहब आए बलिया के, कहे कि हम लोग चाहते हैं कि आपकी मूर्ति लग जाती है आपके गांव में। तो बोले कि सुनो, हम लोग इसके लिए नहीं लड़े थे, इसके लिए डंडा नहीं खाए। पिताजी ने जवाब दिया, इसके डंडा नहीं खाए थे कि हम मूर्ति लगाएं अपनी, हम अपना हम खुदे मान मर्दन करें, अपने परिवार से कराएं। समाज की जिम्मेदारी है, समाज के लिए हमने किया। अच्छा, ये तो मानते हैं ना कि आज के दौर में किसी को जरा सी उपलब्धि मिल जाए तो वो सुविधाएं चाहता है, लेकिन ये जो सेनानी क्रांतिकारी थे, इन्होंने कभी सुविधाओं की मांग नहीं, किसी ने कोई मांग नहीं करी भाई, किसी ने मांग करी। इन लोगों ने कहा कि त्याग का, उन्होंने कहा कि हम तो गए थे लड़ने ना, हम तो मर जाते तो क्या होता, हम तो बच के आ गए, बस इतना ही था, हम इसको कुछ पाने थोड़े गए थे। और उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम बच के आएंगे, वो तो अपने आप को पहले शहीद कर लिए थे। वो तो जान गए थे कि हमें मरना है, इसीलिए उन लोगों ने शादियां नहीं करी। जब जेल से छूटे हैं लोग 47 में, तब जाकर के इन लोगों ने शादी की भी सोची। बहुत लोग शादियां नहीं करी। आपके मामा जी ने हमारे मामा भी नहीं करी, महानंद मिश्रा ने नहीं करी, बहुत बाद में करी, बहुत लोगों ने नहीं करी। अच्छा सर, जैसे जब हम सेनानियों के किस्से सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो सामने नहीं देखा उन लोगों को, लेकिन किताबें पढ़ते हैं, कभी फिल्मों के जरिए देखते हैं कि उनको किस तरह की यातनाएं दी गई हैं, लेकिन आपने तो स्वयं सुना है, अपने पिताजी से सुना होगा, अपने मामा जी से। जो दर्द, जिसने दर्द झेला उसने बताया है हमको। कुछ हमें साझा करें। महानंद मिश्रा थे हमारे जिले के सेनानी, बहुत नाम था उनका, चित्तू पाणे, महानंद मिश्रा, इन लोगों के नाम थे, कृष्णा चौबे, पार्शनाथ मिश्रा, कुछ गिने चुने 10-20 लोग थे जो उस समय जेल के फारस निकले बाहर और डीएम कुर्सी पर बैठ के और 1 हफ्ता 2-10 दिन जो भी शासन के नाम प्रतीकात्मक शासन चला है। महानंद मिश्रा को उकडेनगंज चौकी बलिया शहर में बीचों बीच में है, चौक में उकडेन चौकी का पुलिस का दरोगा था, मोहम्मदन था वो, और उसने महानंद मिश्रा को पकड़ करके ले आया और बर्फ की सिल्ली पर, जब सब गिरफ्तारियां होने लगी, सबको सजाएं मिलने लगी, बर्फ की सिल्ली पर लटा के डंडों से मारता था, पेट के बल लटा के, पीठ के बल लटा के, दोनों साइड से मारता था डंडे से। उनके नाखून में पीन घुसड़ देता था, मुंह में पेशाब करवाता था सिपाहियों से, और एक मूछ के बाल उनके उखड़े हुए थे। अच्छा, बाल उखड़वाता था हाथ से उखड़वा? हाँ, सिपाहियों से मूछ का बाल, सर का बाल उखाते थे कि बेटा इतना मारे हैं कि आज भी पुरवैया चलती है तो बहुत दर्द करता है, पूरा बदन दर्द करता है। और गाली देता था ऊपर से, जो पुलिस की भाषा में गाली होती है, अभद्र गाली, वो देता था। मारते, जब तक मारता था तब तक देता था गाली वो दरोगा। तो महानंद मिश्रा एक ही बात कहते थे, जब थक जाता था अब कहता था कि तुम मारो साले को, अब हम जा रहे हैं। तब दरोगा कहते थे, महानंद मिश्रा बुला के दरोगा से कि दरोगा या सुनिए, इधर आइए। तो आते थे, कहे कि जितना गाली आपने मुझको दी है ना, उतने ही गाली मैंने मन से आपको दी है, मने मन। वो और गाली देके भाग जाता था, कहता कि इसको तुम साले मारो, मैंने मारो। मतलब ये विल पावर थी, ये विल पावर थी उस जमाने में। उनको ये नहीं था कि हम मर जाएंगे या हम माफी मांग लेंगे, कोई माफी नहीं मांग इतनी सहन शक्ति कैसे आती होगी? क्योंकि आजकल तो अगर जरा सी भी मार पड़ जाए तो आदमी बिल्कुल बेचैन हो जाता है। जुनून था। अरे वो दौर कितना भयानक था वो, आप जब उसको याद करिए ना, गुलामी का दौर, आप कुछ बोल नहीं सकती, आप किसी के लिए कुछ कह नहीं सकती। आज हम लोग जो चाहते हैं बोल लेते हैं ना, उस समय कोई बोल सकता था? अंग्रेजों के जमाने में तो गुलामी थी, उस गुलामी से निकलना था। ये भी तकिए, ये लोग कोई छोटे परिवार के नहीं थे, ये सब जमींदार थे। इनके मामा थे काशीनाथ मिश्रा, राय बहादुर थे बलिया के, उनको अंग्रेजों ने खिताब दिया राय बहादुर का। और उनकी बीबी को, माने अपनी मामी को, घर से भगा लाए अपने पास और ले आके आंदोलन में शामिल करा दी, आंदोलन में शामिल करा दी। और डीएम ने कहा कि तो तुम्हारी बीबी वहां आंदोलन कर रही है,
कहे था, आप क्या बताएं, वो हमारा भांजा है, वो ले गया, हमारी वाइफ को भी ले गया, पका के अपना साथ आंदोलन करा रहा। ये स्थितियां थी। ये लोग चाहते थे कि घरे जाए, कम से कम खुले में सांस लेने की आजादी तो मिले, बात करने को तो मिले। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप जिस परिवार की बहू बनकर आई हैं, दो स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ पर, तो ये आपको गर्व लगता है इस बात से कि ये जिम्मेदारी भी है, इस परंपरा को निभाते रहना है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। हाँ, वही चीज है। तो क्या लगा था उस समय कि इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, कैसे परिवार में जा रहे हैं? ये तो उस समय तो लग रहा था, थोड़ी सी टेंशन, चिंता, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब रहने लगी तो बड़े अंदर से, जितने वो बाहर से कठोर थे, अंदर से बड़े सरल स्वभाव के थे। पहले मन में ये आता होगा ना, कैसे होंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज करेंगे, कैसे होंगे? लेकिन अंदर से बहुत सरल। दोनों लोग का व्यक्तित्व मेरे लिए तो अतुलनीय था। अच्छा सर, आप थोड़ा सा और नहीं, इसी में मैं जोड़ लूं थोड़ी सी बात। बिल्कुल, आपकी अनुमति होती है? हाँ, अरे बिल्कुल, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मामा हमारे बैचलर थे। हाँ। हम ही लोग साथ रहते थे उनके। और मामा यहाँ जिले भर के सेनानी, जितने सेनानी थे जिले भर के, कम से कम 60% सब मामा के पास आते थे, इसलिए कि पुलिस में थे, हम लोगों की दवा इलाज जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, उसमें करवा देंगे, भर्ती करवा देंगे कह के ये कराने आते थे। तो उस जमाने में इतने सेनानी हमारे घर आते थे, और सबकी देखभाल ये करती थी, नौकर नहीं था हमारे यहाँ। अरे वाह। सब सेनानियों को खिलाना पिलाना, समय पर खाना देना। बूढ़े से बूढ़े लोग आते थे जो अपना खुद ना कुछ ट्रेन बस का कोई टाइम नहीं था, कब आ जाए कब रह ले, कोई 10 दिन, कोई 2 हफ्ता, कोई 3 हफ्ता, कभी किसी को कोई परेशानी, कभी किसी को कोई सबको उनके हिसाब का खाना देना। हाँ। खाना क्या खाते, सादा खाना, रोटी सब्जी खाना था। कोई ऐसा कोई गाँव के लोग थे, जो भी खाते थे, अच्छा खासा खाते थे, गाँव के लोग थे। अच्छा सर, ये भी एक जानना चाहेंगे कि हम अपनी जो पूर्वज हैं, जो हमारे सेनानी हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी परंपराओं को, उनको भूलें ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए। क्या आपका परिवार, आप लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी यादें हमेशा आप लोग जिंदा रख सकें? अब भाई देखिए, इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन करने की अब ताकत भी नहीं है। 70 साल की उम्र हो गई मेरी, गाँव से मैं इधर आ गया, गाँव आना जाना मेरा है, खेती बाड़ी है, लेकिन जो गांव, जहाँ जिलों में जो चीज होती है, फंक्शन होता है, आपके जिले बलिया जिले में अच्छा। लोग बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ, लोगों से पारिवारिक में संबंध भी है। जैसे चित्तू पांडे के नाती हैं, विनय पांडे, दुजेंद्र मिश्रा जी हैं वहाँ पे, राम विचार पांडे के बेटे हैं, सब लोग बुलाते हैं मुझे। समर वर्ष बहादुर सिंह है, बुलाते हैं, तो जाते हैं। अभी 19 अगस्त को मुझे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अचानक मुझे कहीं और जाना पड़ा, नहीं पहुंच रहा। अच्छा, एक अभी आपसे बातचीत हो रही है, आप एक बलिया की बड़ी अच्छी परंपरा बता रहे थे कि हर साल ये होती है, जिससे आजादी की वो दौर दोबारा याद किया जाता है। थोड़ा उस किस्से के बारे में बताएंगे? ऐसा हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो सेनानियों, चित्तू पांडे तो वहाँ के से MLA भी हो गए थे। हाँ। हमारे जिले से। हाँ। तो लोगों ने कहा, अच्छा, चित्तू पांडे की बड़ी मान सम्मान भी था, गांधी जी भी गए तो चित्तू पांडे से मुलाकात उनकी हुई थी, जवाहरलाल जी जब बलिया गए तो उनसे चित्तू पांडे जी, क्योंकि वही सबसे सीनियर थे, गांधीवादी भी थे वो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई बलिया में जो हम लोगों ने किया है, इसकी एक यादगार यहाँ पे करनी चाहिए, हम लोग करना रखना चाहिए, याद रहे कि ऐसा किया गया। ये हुआ, क्या करना है, बोले कि हम लोग चाहते हैं कि सेनानियों के उस आंदोलन को में जो लोग शहीद हुए, जो लोग जेल गए, उनके घरों में जाएंगे और सबसे मिलेंगे। 19 अगस्त को, जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता अपना किए हैं, जिले के स्वतंत्र किए हैं। तो ये हुआ, कैसे होगा, बोले DM से बात की जाए। तो DM से कहा गया कि साहब, DM साहब, आप इसकी मदद करिए और जितना आप कर पाए वो करिए। तो DM ने कहा कि मैं सब करूँगा जो आप लोग चाहेंगे, बताइए क्या करना है। इन लोगों ने कहा, हमें ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें एक बस दे दीजिए जिसमें कि हम लोग बैठ जाएं, और 1-2 गाड़ी छोटी वाली भी मिल जाएगी, तो हम लोग जाके यहाँ से बैरिया, जहाँ पे शिलालेख लगा है शहीदों का, और सुखपुरा है, गणवार है, जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, लोग मारे गए, उनमें जाके हम लोग अपना फूल माला चढ़ाएंगे, उनके बारे में वहाँ पे चर्चा करेंगे, और उसके में अगर जलपान की व्यवस्था अगर आप करा सके तो ठीक है, नहीं करा देंगे तो हम लोग करा लेंगे, आपस में कर लेंगे। DM ने कहा, नहीं, हम सब कराएंगे। और तब से ये परंपरा चली आ रही है। हाँ, एक रोचक घटना और होती है इसमें। हाँ। 19 अगस्त को जेल को क्रांतिकारियों ने खोलवा दिया। हाँ। वो जो जानकी की बात मैं कर रहा था कि जानकी हाँ। देवी और अनजान बाबा था। हाँ। जो निकला 10,000 लोग जुलूस लेकर चौक से, तो जब वो जेल पर गया तो जेल को खुलवा दिया उसने, खोलो जेल।
और पुलिस किनारे हो गई, क्योंकि इतना आंदोलन हो चुका था कि डरी थी पुलिस। जेल के दरवाजे खोल दिए गए थे, दरवाजे खोल दिए गए, सब निकल आए, चित्तो पानी बिस्ना चित्तो सब निकले उसी में से। तो वो परंपरा आज भी चल रही है? वो परंपरा आज भी चलती है। आज अच्छा। वहाँ पे पुलिस का अधिकारी, डीएम के का प्रतिनिधि 19 तारीख को ही? 19 अगस्त के दिन जेल के सामने खड़ा होता है, वही जेल के बाहर, फाटक के बाहर प्रतीकात्मक, और 2 सिपाही प्रतीकात्मक जेल के फाटकों को खोलते हैं। अच्छा, ऐसे खींच के बाहर करते हैं, खोल देते हैं। हाँ। और छोटे वाले फाटक और बड़े वाले फाटक के बीच में जो जगह है, वहाँ पे 25-30 लोग, हम ही लोग वहाँ खड़े रहते हैं। और हमारे जिले के कुछ जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो जिनका इंटरेस्ट है, सब आते हैं। जो पहले स्वतंत्रता सेनानी होंगे वो खड़े होते होंगे, वो भी है। बात जो नए लोग हैं ये भी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं। हाँ। जिनका इंटरेस्ट है। अच्छा। और सब लोग जाते हैं, सब लोग वहाँ से निकलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद ऐसे करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। अरे वाह, जिंदाबाद। अच्छा, तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है। अभी 19 अगस्त को होगा। अच्छा सर, थोड़ा ये भी बताइए कि जैसे चूंकि आप लोगों ने तो अपने पिताजी से, अपने मामा जी से और उनके मित्रों से, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों से किस्से सुने होंगे, उनका जो मोटिव था कि देश आजाद हो, क्यों हो, उसके पीछे क्या उन्होंने सपना देखा था, जिस भारत का सपना देखा था, क्या आपको वो लगता है कि वही सपना साकार हो रहा है या कुछ हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उससे? अब देखिए, जब उस जमाने की बात जब करेंगी आप, तो उन लोगों की सोच ये थे कि अंग्रेज को हमें भगाना है, देश में जो गरीबी है, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारे लोग होंगे, देश की गरीबी को हटाएंगे, सबको मान सम्मान मिलेगा, जो जिस लायक होगा उसको काम मिलेगा। यही उनका एक मोटिव था। हुआ ये कि इस बीच में ये राजनीति पटरी ट्रैक से उतर गई। और उतर इसलिए गई कि हमें बेईमानी, घुसखोरी तमाम बढ़ने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अब इसको कंट्रोल करना सरकार के जिम्मे काम था, सरकार कर नहीं पा रही थी, जो भी कारण रहे हो। सेनानी इसी को देख देख उड़ता था। सेनानी कहता था कि आज अगर मेरे शरीर में वो ताकत होती जो 42 वाली थी। आपके पिताजी ने कुछ ऐसा हमारे फादर ने कहा, फादर अच्छा। हमारे थे जौनपुर के थे, ये जाफर साहब, सैयद जाफर, और एक और थे ठाकुर बैजनाथ सिंह थे सेनानी लखनऊ में। इन लोगों ने भी कहा, यही बैठे थे बराबर में हमारे एक ग्रुप में, कहे कि चौबे जी आज भी हिम्मत, फादर ने कहा कि आज जाफर साहब आज भी हिम्मत के लिए, वो ताकत होती 42 वाली, अच्छा, तो आज इन सबों के सिखाते हम लोग, चल के वही धरना देते विधानसभा के सामने। अरे बाप रे, यही जज्बा बुढ़ापे में था, कष्ट था मन में कि कैसे ये हो रहा है, जो हमने ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा, सपना नहीं देखा, वो ऐसा हो रहा है। बीच में ऐसे माहौल समय आया, देखा ही आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। गुंडे, बदमाश, ये वो तमाम क्रिमिनल आके राजनीति में घुस गए, कोई किसी को कोई पूछने वाला है। आज भी चोरी, बेईमानी, बदमाशी वैसे ही हो रही। डर के मारे कुछ चुप हो जाए, सरकार को सख्त आती है तो डर के मारे चुप हो जाते हैं, फिर सरकार को ढीली आएगी फिर चालू हो जाते हैं। कहीं जाने वाले थोड़े, वायरस कहीं जाएगा नहीं आज। अच्छा, एक चाहते हैं कुछ ऐसा, एक मजेदार कुछ आप किस्सा बताएं, क्योंकि किससे हर कोई सुनना चाहता है, वो जानना चाहता है कि वो दौर कैसा रहा होगा, कैसा उनका संघर्ष रहा होगा। कोई ऐसा मजेदार किस्सा है आपके पिताजी या मामा जी और अंग्रेजों के बीच, कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसी बातचीत, वाद विवाद, जिससे कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष तो किया ही होगा उन पर, और अपनी बात भी हो गई और एक किस्सा बन गया, संघर्ष के दौरान वो कहीं गए हों या कुछ भी ऐसा कोई किस्सा? अब संघर्ष के दौरान तो ये लोग ज्यादातर तो यही सब मारपीट में, फूक ताप वाले में रहे। जब हो गया उसके बाद जब जेल चले गए तो उसमें कुछ था नहीं। एक किस्सा ही बताते थे, हमारे फादर बताते थे कि मैं फरारी हालत में था बनास में, मैं जा रहा था गली से, किसी के यहाँ जा रहे थे, अच्छा। कोई सेनानी फरार थे उस समय, फरार थे कि कोई सेनानी था, उन्हीं के यहाँ जा रहे होंगे कि जाकर रहेंगे, रात में खाना खाएंगे, फिर सुबह कहीं और चल देंगे। इन लोग रात में ही चलते थे, दिन में घर में छिपे रहते थे किसी के, तो रात में निकलना होता था। तो ये लोग जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि एक बच्ची थी करीब 10 साल की, बरामदे के ऊपर खड़ी थी बनारस में, तो कही आओ बेटा आओ, तुमको होली का रंग फेंकते हैं। वो होली का दिन चल रहा है। अच्छा। कहे इसको तुमको होली डालते हैं रंग, तो उन्होंने कहा डाल दे बेटा, तुम ही डाल दो। फिर आगे बढ़ गए, वही बसंती रंग जो था वो उनके ऊपर चढ़ गया। चढ़ गया उस बच्ची को, किससे कमाल क्या थे, सब जमाने में सब वही था। तो सर अच्छा, ये सब तो किस्से आपके जहन में हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो किस्से हमेशा बने रहे, उसके लिए आपने शायद ये डायरी लिखी है। मुझे ये डायरी मेरे मन में एक बात आई, तो मैं अपने मामा फादर से कहा कि भाई मैं चाहता हूँ 100 साल के इतिहास क्रांतिकारियों का लिखूं।
अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा 1900 से लेकर 2000 तक। 2000 तक लेंगे तो हम 1977 का भी इमरजेंसी में आ जाएगी। हमारे जिले के बड़े से बड़े नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी रहे, हमारे फादर के मित्र भी रहे, इनके भी सब कारनामे इसमें आ जाएंगे जो इन्होंने राजनीति में किया, देश के लिए किया। और ये राजधारी सिंह वगैरह जो उस जमाने में 77 में सबसे आगे थे, बलिया में, जुआ तुर्क में, इन लोगों के सबके किस्से कहानियां आ जाएंगी। तो ये सब कर सोच करके मैंने लिखना शुरू किया। तो 1908 से इन लोगों के संस्मरण से मैंने लिखा। अच्छा। संस्मरण है क्योंकि जो किताब मतलब वो जो आपको बताते रहते वो आपने इसमें लिखते हाँ, हैं। वो बताते थे, मैं लिखता था। तो क्या इसमें पूरा उन लोगों की जो अंग्रेजों के साथ यातनाएं, पूरा 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 सब है? पूरा अच्छा। पूरा है, पूरा इसमें पूरी इतिहास है। कहाँ पर क्या फूका गया, कौन मारा गया, कहाँ कौन गिरफ्तार हुआ, कौन जेल गया, सबके नाम है। अच्छा। ये जो 20 पन्ने की हमारी डायरी है ये इसके बाद फिर चंद्रशेखर जी को मैंने चिट्ठी लिखी कि अंकल मैं चाहता था आपके बारे में कुछ। तो वो हमसे बोले कि यार या तो तुम आ जाओ तो मैं तुमको कुछ बता दूं मोटा मोटा, और नहीं तुम विशेष जानना चाहते हो तो तुम आ जाओ हमारे यहाँ लोकसभा, तो लाइब्रेरी में हम वहाँ बोल देंगे किसी को, तुमको हमारे जितने स्पीच हैं जितनी चीजें हैं लोकसभा के सब मिल जाएगी, तो उस तो कर लेना। मैं गया भी, उनकी चिट्ठी अभी भी मेरे पास है। अच्छा। वो लिखी हुई चिट्ठी। तो फिर वो नहीं हो पाई बात, मैं रह गया। फिर ये कुछ ढीले पड़ गए। फिर हम पिक्चर बनाने के चक्कर में चले गए। तो अम्बिका चौधरी हमारे जिले के मंत्री भी रहे, माननीय अम्बिका चौधरी, उनसे मैं मिला, बोले कि एक हमारा भी मिलने वाला है, बम्बई में सिनेमा बनाता है, उससे कह देंगे आपका फिल्म बना देगा, आप है परेशान। हम लोगों ने बड़े प्रयास किए, लेकिन वही बात है ना कि वो मर गए। बाबू साहब जिनके साथ हम काम कर रहे थे, वो रिकॉर्ड सब उन्हीं का परिवार में रहा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन इस डायरी में अभी भी वो सब डायरी में इसको असल में मुझको कुछ लोग बुलाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो मैं इस डायरी की मदद लेता हूँ। काफी तो मुझे याद भी है, लेकिन मैं मदद लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने सीधे सुने हैं ना वो किस्से, आपने कहीं और से नहीं सुने, सीधे पिताजी से हमारे यहाँ 2 किताबें छापी, एक दुर्गा प्रसाद गुप्ता की छपी और एक छपी थी विश्वनाथ उपाध्याय की। 2 किताब छपी सेनानियों की। तो उसमें सबके बारे में 2-2 4-4 लाइनें हैं, और इसमें डिटेल है, इतना डिटेल उनके किताबें भी नहीं। सर एक हम चाहते हैं कि एक आखिरी सवाल जो आप हमारे दर्शकों से अपील करते हुए कैमरे में देख के ही बोलें कि आज जो सेनानियों का परिवार है, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है, लेकिन जब अपने पूर्वजों को याद करता है, उनके संघर्षों को याद करता है और मौजूदा दौर को देखता है, और जो चीजें जो मैंने अभी बात कही, बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि सेनानियों को लोग इतना याद नहीं रखते, अभी भी गुमनाम है कई ऐसे, तो ऐसा क्या हो जिससे उनको भी याद रखा जाए, उनके बलिदान को भी याद रखा जाए? देखिए, इसमें हम 2 बातें आपसे कह सकते हैं। एक तो बात मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार से किसी को कोई नाराजगी नहीं है। सरकार अपने विचारों पे आती है, जिनका जो विचार होता है, जो सिद्धांत, उसी पर काम करती है। मैं सरकार से ये अपील कर सकता हूँ कि जो सेनानी जिस गांव के हैं, जेल यात्री हों या शहीद हुए हों, उनके उन गांव में पब्लिक प्लेस पे जहां गांव वाले चाहें, अगर नहीं जगह है तो सरकारी ज़मीन दे के गाँव के सटी वहां पे इनकी मूर्तियां लगवा दी जाए, वहां पे एक कमरा बना दिया जाए। और 15 अगस्त 26 जनवरी को खास तौर से 2 पर्व पे जिले का कोई भी अधिकारी वहां जाए, जिले का नहीं, ब्लॉक का अधिकारी वहां जाए, और जा करके वहाँ गांव वालों को बुलावे प्रधान के माध्यम से, सबकी बात वहाँ पे 2-4 लोगों के अपने विचार रखवाए सेनानियों के बारे में, अपनी बात करें, उन लोगों को चाय पानी करा दे। इससे इनकी यादें ताजी रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सेनानी कुछ ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही गरीब हैं। और वैसे तो विधायक भी हमारे यहाँ बहुत गरीब हुआ करते थे 80 से पहले, जो झोपड़ी में रिटायरमेंट, जो पेंशन, विधायक हटने के बाद झोपड़ी में रहे और चाय बेच करके मरे, ऐसे विधायक भी रहे। तो बाद में सरकार ने विधायकों को पेंशन देनी शुरू कर दी। मैं तो विधानसभा में रहा हूँ, विशेष सचिव वहाँ से रिटायर हुआ हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन सेनानी परिवार के बारे में सरकार नहीं सोचती। इनको कुछ नहीं करना चाहिए, कम से कम 2 काम कर दो। इनको 2-4 हज़ार इतना पैसा बांट रहे हो, सबको दे रहे हो, महिला युवा से लेके किसान सबको दे ही रहे हो, तो कम से कम इन परिवारों को 2-4 हज़ार कुछ तो दे दो भाई। 4 हज़ार दे दो, 4 बेटा है उसी में बांट दो, 1-1 हज़ार कर दो, 4 बेटा 1-1 हज़ार कर लेना आपस में, लेकिन देंगे 4 हज़ार परिवार पीछे। और इनको एक बस की सुविधा दे दो कि कम से कम जिले में कहीं जाए तो बस से चले जाए। ये सुविधा है, उत्तराखंड में है। अच्छा। उत्तराखंड में सुविधा भी दिया है बस की, और पेंशन भी दे रहे हैं 4 हज़ार। अब जिस परिवार में सेनानी के 3 बच्चे हैं, उनको कहा 4 हज़ार 3 जगह बढ़ जाएगा, लेकिन मिलेगा 4 हज़ार।
वो भी तो कुछ नहीं करने को तैयार सरकार है। सरकार पता नहीं सोचती ही नहीं इस बारे में, अब क्या हम बताएं। और जबकि 150वां साल मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, बड़े जागरूक हैं, सेनानियों के प्रति उनकी एक भावना है, देश को याद करने की एक भावना, कि सेनानी के साथ देश भी याद किया जाएगा, देश को हम पुरानी संस्कृति में ले जाएंगे। तो भाई यही तो करा दो अपनी सरकारों में कह के कि भाई इन लोगों का यही तो करा दो, कम से कम मूर्ति लगवा दो। सरकारी पैसे में कितना ज्यादा पैसा लगना है, कुछ नहीं चाहेंगे कि हमारे पॉडकास्ट के जरिए अगर ये बात सरकार तक पहुंच रही होगी तो वो कुछ ना कुछ इस पर ठोस कदम, इससे समाज को एक सकारात्मक संदेश जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, सरकार के लिए भी अच्छी बात होगी और पब्लिक में भी एक सम्मान मिलेगा। हाँ, और जैसे जो आपने पहले बात कही ना कि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी उन सेनानियों के बारे में जानेंगे, बच्चे जानेंगे, नई पीढ़ी उससे जुड़ेगी। बिल्कुल। अब टीचरों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, तो स्कूल में कौन समझावे, तो कम से कम इसी बहाने लोग जानेंगे। बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। बातें तो बहुत है, किस्से तो बहुत है, मुझे लगता है किस्सों की कोई इंतहा नहीं है। बहुत पूरी किताब भरी पड़ी है, तो संघर्ष लंबा था तो किस्से भी ज्यादा होंगे। बहुत लंबे किस्से। कोशिश करेंगे आपसे एक और पॉडकास्ट करें और भी किस्से। हम चाहेंगे कि आप आवें, आपका स्वागत भी है, और आपके इस माध्यम से अगर हमारी बात अगर कहीं तक पहुंच जाए दूर तक, तो सरकार में तो इन लोगों का भला हो जाए। हमको नहीं चाहिए, सेनानियों का भला हो जाए, परिवारों को। हम तो भाई विशेष रिटायर हमको तो खुद इतनी पसंद मिली, हमें क्या करना है। लेकिन जो गरीब परिवार, आप छांट लीजिए, जो अच्छे परिवार को मत दो, जो गरीब है उनको तो दो, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको दे दो, पेंशन दे दो, उनको बस का पास दे दो, जो आपकी सुविधा में है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ, भारत सरकार तो जो देनी होगी जो देगी। अब तो सेनानी भी नहीं रहे, सब मर गए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आजाद हैं, लेकिन इस आजादी की कीमत उन परिवारों ने चुकाई जिन्होंने अपने अपनों को देश के नाम कर दिया। वक्त बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन इन परिवारों की यादों में वो जज्बा आज भी जिंदा है। शायद यही आजादी की सबसे बड़ी विरासत है कि शहीद तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी नहीं मरती। और जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है तो सिर्फ सलाम मत करिए, उन गुमनामों के चेहरों को याद भी करिए जिनकी कुर्बानी से ये तिरंगा आज हमारे सिर पर शान से लहरा रहा है।